जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा का हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ये पहला पार्ट होगा। इसमें सिर्फ हम लोग शीर्षक के बारे में समझेंगे। यूरोप, देखिए, यूरोप एक महादेश है और राष्ट्रवाद, ये दोनों चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, तब जाके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आधा ऑब्जेक्टिव शीर्षक से ही बनता है और शीर्षक जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। शीर्षक हमें पूरी चैप्टर के बारे में बता देता है कि हमें पढ़ना क्या होता है, और शीर्षक से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। तो चलिए पहले हम लोग शीर्षक को समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए यूरोप, तो देखिए पहले यूरोप क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले हम यूरोप को जान लेते हैं, क्या है यूरोप, तब जाके हम लोग राष्ट्रवाद को समझेंगे। तो देखिए यूरोप यह एक महादेश है। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, यूरोप एक महादेश है। उसके बाद देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है, यूरोप। दुनिया में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं, 7। इन 7 महादेशों में तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, यूरोप है, जनसंख्या की दृष्टि में। ठीक, उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महादेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा नंबर पे आता है यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे, छठा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर पे तो पता है एशिया आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया है, और छठा बड़ा महादेश कौन सा है, यूरोप। इस सबको नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए यूरोप महादेश में कितने देश आते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यूरोप में कुल 44 देश है। कितने देश हैं, 44। यूरोप महादेश में कुल 44 देश आता है। उसके बाद सबसे विकसित महादेश कौन सा है, तो सबसे विकसित महादेश यूरोप है। सबसे विकसित महादेश कौन सा, यूरोप। यूरोप के बाद सेकेंड नंबर पे आता है एशिया। सबसे विकसित का बात किया जाए तो यूरोप है, सेकेंड नंबर पे एशिया। सबसे विकसित महादेश यूरोप महादेश, सेकेंड सबसे विकसित महादेश तो एशिया। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूछे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला महादेश तो यूरोप है, सेकेंड नंबर पे आता है एशिया। ठीक है, तो इतना यूरोप के बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग अगर ऐसे पढ़िएगा तो आप लोग सबसे अलग दिखिएगा। ठीक है, और आप लोगों से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं। सब्जेक्टिव तो बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी एक भी छूटेगा नहीं। तो इस तरह से पढ़िए। तो ये हुआ यूरोप। देखिए एक बार और देखिए, यह एक महादेश है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महादेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महादेश है। यूरोप में कुल 44 देश आता है और सबसे विकसित महादेश यूरोप है। तो आप लोग यूरोप के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। देखिए नेशनल, राष्ट्र का इंग्लिश होता है नेशनल, NATIONAL, और वाद लगाने के लिए लास्ट में ISM लगा देते, इज्म, तो नेशनलिज्म। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ अपने देश से प्रेम होता है, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ठीक है, अर्थात अपने देश से प्रेम, अपने देश से प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखते हैं राष्ट्र का मतलब देश ही होता है, तो अपने देश से प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अपने देश से प्रेम क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो अपने देश से प्रेम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इतना। अब देखिए राष्ट्रवाद का जन्म कब से हुआ, तो देखिए राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है वह पुनर्जागरण के काल से माना जाता है। राष्ट्रवाद का विकास कब से माना जाता है, पुनर्जागरण के काल से। यह पुनर्जागरण इटली में हुआ था। इटली, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, इटली में, 15वीं शताब्दी। ठीक, तो राष्ट्रवाद का विकास पुनर्जागरण के काल से माना जाता है, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। राष्ट्रवाद का जन्म तो हो गया पुनर्जागरण से ही, लेकिन पूरा दुनिया में फैला कब, तो 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद मजबूत हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था। लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, अगर हम लोग भी देश के लिए लड़े तो देश को आज़ादी दिला सकते हैं गुलामी से। तो यहीं से भारत में भी राष्ट्रवाद आता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद कैसे आता है। तो फिलहाल के लिए अभी राष्ट्रवाद देखते हैं यहाँ का।
अब देखिए राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन है, तो राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्टर थे। ये जर्मनी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, जर्मनी। जॉन गॉटफ्रेड हर्टर ने राष्ट्रवाद का प्रयोग जर्मनी के लिए किया था। ठीक, तो राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन है, अर्थात राष्ट्रवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जॉन गॉटफ्रेड हर्टर। किस देश के लिए किया था, तो जर्मनी देश के लिए किया था। ठीक, राष्ट्रवाद का प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्टर थे, किस देश के लिए किया था, तो जर्मनी के लिए। ठीक है, जर्मनी के लिए इस राष्ट्रवाद का प्रयोग हुआ था। चलिए अगला देखते हैं हम, राष्ट्रवाद क्या है। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। देखते हैं कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह से ही कॉपी आप लोग भी बनाइए ताकि देखने में भी अच्छा लगे, इस तरह से बनाइए। देखिए उसके बाद देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ अपने देश से प्रेम होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ अपने देश से प्रेम होता है। यह एक ऐसी भावना है, तो राष्ट्रवाद एक भावना है, दिखता नहीं है, दिखाया जाता है। राष्ट्रवाद दिखता नहीं है, दिखाना पड़ता है। ठीक ना, अगर मान के चलो कि हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो ये दिखाते नहीं हैं, बस सबको अपने आप पता चल जाता है। तो क्यों, देखिए दुनिया में जितना भी लोग हैं वह सुनना पसंद नहीं करता, देखना पसंद करता कि ये किया कैसे। तो उसके आप कुछ भी करते हैं तो शांत स्वभाव से कीजिए, किसी को बताइए मत। तो देखिए राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ अपने देश से प्रेम होता है। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देश के लोगों में भावना के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है, भावना। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है, किंतु यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय उन्नत रूप से प्रकट हुई थी। तो देखिए अगर राष्ट्रवाद क्या है क्वेश्चन आए तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आप लोग इतना, हम लोग देखिए इस वीडियो में सिर्फ राष्ट्रवाद तक ही, उसके बाद अगला वीडियो में आएगा नेपोलियन और मेटरनिक के बारे में। नेपोलियन और मेटरनिक के बारे में अगली वीडियो में हर एक इंसान के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट नहीं सके और सब्जेक्टिव भी बन जाए। सब्जेक्टिव भी इसी तरह से लास्ट में जितना पढ़ा देंगे उसके बाद सब्जेक्टिव नीचे करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके इतना देखिए आप लोग और नोट कीजिए। इसके साथ अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तब तक आप लोग इतना तैयारी करके रखिए।